कहते हैं कि जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I welcome you all on this fifth session of CAF 4 BMBS. There were 5 planned sessions and today is the 5th and final session. The timing of this session is from 2:30 to 5:30 with 15 minutes break from 4:10 to 4:25. All these sessions are being attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Gujranwala and Peshawar. These sessions are also available on ICAP's Facebook page, namely icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in the comment section, and sir has shared that he has answered all the questions he received through email, through WhatsApp and on Facebook. And same is expected as well today as well. The material which is being used by sir is available, it is downloadable from the comments section of the video on Facebook through a link which is pinned in the comment section. Without further ado, please welcome Sir Syed Atif Hassan Abidi. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं ज़रा थोड़ी सी स्क्रीन की सेटिंग वगैरह कर लूँ ताकि समंदर पार मौजूद बच्चों को नज़र आ सके। जी स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दिया गया कि स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है। आज का हमारा टारगेट सबसे टफ है। आज हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो कि तकरीबन 25 नंबर के आसपास की वेटेज रखते हैं उनको कवर करना है। चैप्टर 2 पे जब जाएंगे तो वहाँ जाके हम देखेंगे कि वहाँ हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे हम थोड़ा सा अपने कंटेंट वगैरह को जो है वो थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। आज हैंडआउट्स में आप लोगों को सिर्फ आज के ही हैंडआउट्स नहीं मिलेंगे, एक दो और चीज़ें भी जो थेरीज़ हैं उनका एक माइंड मैप जो 47 के करीब थेरीज़ हैं, एक स्टूडेंट ने उनको कंपाइल करके, जिस तरह से मैं क्लास में कहता था कि आप माइंड मैप बनाएं, तो कुछ अर्से पहले एक स्टूडेंट ने उनको कंपाइल करके भेजा था और फिर बाद में वो सॉफ्ट में भी अवेलेबल की थी, तो वो मैंने अटैच करवा दी है। दूसरा एक केस स्टडी है थेरीज़ के ऊपर, एक घंटे की एक्टिविटी है जिसको करके आप थेरीज़ का आपस में लिंक ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो ये सारा का सारा डाटा आज लिंक में अवेलेबल होगा, आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम बात करते हैं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 जिसकी मिला के तकरीबन 25 के आसपास वेटेज है और हमने ये देखा है कि वो इस वेटेज के आसपास रहते हैं। अगर वेटेड एवरेज भी निकालें तो 23% ऑफ द कंटेंट यहाँ से है। जब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस चैप्टर 1 को मिलती है जहाँ से सबसे ज़्यादा पेपर आता है, या मैं कह सकता हूँ कि हमारी इस किताब का वो चैप्टर जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं दैट इज़ चैप्टर 1। थोड़ा सा खुश्क चैप्टर है, थोड़ी सी बोरिंग बातें हैं, लेकिन अगर एक लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ा जाए तो इतनी बुरी बातें नहीं हैं। तो 11 थेरीज़ हैं इस चैप्टर के अंदर।
और उनका आपस में अगेन लिंक बनता है, एक एक लॉजिकल अप्रोच में जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हम लोगों ने लीडरशिप को देखा था, इसी तरह से भी हम इस चैप्टर को देखेंगे। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वक्त काफ़ी कम है और मुकाबला काफ़ी सख्त है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल ऑफ डिटेल में हम जा रहे हैं रिवीजन क्लासेस में, उसको जहन में रखते हुए ये आज काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। तो अगर ये हमने टाइम पे कवर कर लिया तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह। क्योंकि पर्पज़ ये है कि जो लोग लाइव नहीं भी देख पा रहे, बाद में अगर कभी रिवाइज़ करें या आज से आगे आने वाली अटैम्प्ट्स में वो लोग जो सेल्फ स्टडी पे पढ़ रहे होते हैं, वो इन वीडियोज़ को देख के बार बार देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और जिनकी तैयारी दरमियानी है या अच्छी है, उनको एक मौका मिल जाए कि रिवाइज़ करके ज़रा आगे तक चल सकें। तो विदाउट फर्दर ड्यू चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। मैं ये डिस्कशन शुरू करता हूँ। इस चैप्टर को अगर हम बात करें तो हम इस चैप्टर को 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। शुरू में मैनेजमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की मुख्तलिफ स्किल्स वगैरह किस तरह से हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेशनल रिसर्च का। किताब ने उसको बहुत ही स्टार्ट में लिखा है, असूलन चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसके ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी टेक्टिक्स हैं और एक स्टूडेंट किताब को पढ़ते साथ ही स्टार्ट में इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट देख के परेशान हो जाता है। तो हम अपने लेक्चर में उसको तकरीबन सबसे एंड पे प्लेस करेंगे। देन दरमियान में 2 पोर्शन है थेरीज़ का। एक पोर्शन है क्लासिकल अप्रोचेस, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड खुश सी थेरीज़ हैं, और एक फिर मॉडर्न अप्रोच है जिसके अंदर लेटेस्ट ज़माने की जिद्दत पसंदी वाली थेरीज़, जिसमें ह्यूमन एलिमेंट वगैरह भी है। हम उसकी डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लोग इसकी थेरीज़ में उलझते हैं, तो हम एक इसका मैप भी डिस्कस करेंगे कि पुराने ज़माने की थ्योरीज़ कौन सी हैं, दरमियाने इरा की थ्योरीज़ कौन सी हैं और आगे की थ्योरीज़ कौन सी हैं। एक एक करके इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब क्या है। वर्ड मैनेजमेंट समझाना बड़ा आसान है, या वर्ड मैनेजमेंट को समझना बड़ा आसान है। जब भी आपसे कोई कहेगा कि आप मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करें, तो आपके लिए बड़ा इजी है, आपने चंद वर्ड्स को जोड़ के मैनेजमेंट बोल देना है। मतलब मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना, अरेंज करना, मिल के चलना, सिस्टमेटिक पैटर्न पे लेके चलना। अगेन वर्ड मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम अपनी पूरी किताब का सहारा ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की थी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को मैनेज करना, कल्चर को मैनेज करना, चेंज को मैनेज करना, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर्स को मैनेज करना, मोटिवेशन प्रोवाइड करना, लीडरशिप के एस्पेक्ट्स को देखना, ग्रुप्स को मैनेज करना, नेगोशिएशन, कन्फ्लिक्ट्स इनको मैनेज करना, और अल्टीमेटली अपने आईटी सिस्टम्स वगैरह को मैनेज करना। ये सब मैनेजमेंट के अंदर आता है। अगर कभी मैनेजमेंट की आपको डेफिनेशन लिखनी पड़े तो सामने एक बड़ी खूबसूरत सी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज़ गेटिंग पीपल to work harmoniously together by making efficient use of resources to achieve objective। चंद कीवर्ड्स हैं। कुछ लोगों ने काम करना है, एक स्टैंडर्ड वे में काम करना है, मिल के काम करना है। कुछ लोग स्टैंडर्ड पैटर्न में जब मिल के काम करेंगे, जिससे वो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करेंगे ताकि वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकें। तो इसका मतलब है 4-5 बातें हैं कि चंद लोग मिलजुल के स्टैंडर्ड वे में एक दूसरे के साथ सिंक होकर काम करेंगे और रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो दिस ऑल इज मैनेजमेंट। अगर एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को भी सही से मैनेज कर लेता तो मैं कहूँगा वो मैनेजमेंट है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई काम सही से करती है, हम कहेंगे मैनेजमेंट है। एक सियासी पार्टी अपने वादे पूरे कर लेती है, हम कहेंगे बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स को अपने यूजर्स तक सेटिस्फाइंग वे में डिलीवर कर दे, हम कहेंगे अच्छी मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट तो हमें हर जगह चाहिए, हर वक्त चाहिए। एट एनी गिवन टाइम हम लोग जब भी बात करते हैं बिजनेसेस की, तो मैनेजमेंट के बगैर कोई बिजनेस नहीं चलता। हमारे इस पेपर का नाम भी बिजनेस मैनेजमेंट है। तो अब यहाँ पे अब हमें मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स देखने हैं कि पीपल, रिसोर्सेज, एफिशिएंसी, सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन वे, इन सारी चीज़ों के साथ डील करेंगे तो मैनेजमेंट पूरा होगा। जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में नॉर्मली 3 लेयर्स की बात की जाती है। ये 3 लेयर्स जो आप बहुत अरसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर, ये ओवरऑल लेवल पे मैनेजमेंट की लेयर्स हैं। आप अगर याद करें तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटेजिक लेवल के कुछ लोग होते हैं, कुछ टेक्निकल लेवल के होते हैं, कुछ ऑपरेशनल लेवल के होते हैं। अब हम उन 3 लेवल्स को मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड करने लगे हैं। मैनेजेरियल लेवल में भी कुछ सीनियर मैनेजर्स होते हैं। अगेन स्ट्रेटेजिक जो लोग हैं उनसे करीब जो मैनेजर्स होंगे वो टॉप मैनेजर्स हैं, जो दरमियान में होंगे वो मिडिल मैनेजर्स हैं, और जो ऑपरेशनल कोर के नज़दीक हैं वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कहलाएंगे। तो टेक्निकली बात वही आ गई कि जो हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी स्ट्रेटेजिक, तो स्ट्रेटेजिक से बहुत करीब मैनेजमेंट की लेयर जो है वो टॉप मैनेजमेंट है। टेक्टिकल के अंदर दरमियान वाले भी सारे आ गए,
और फिर ऑपरेशनल से बहुत करीब जो लोग हैं वो सुपरवाइजर्स या बिल्कुल लाइन मैनेजर्स होते हैं। तो टॉप मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटेजी के लिए ओनर्स की मदद करते हैं। मिडल मैनेजर्स ओनर्स और टॉप मैनेजर्स की स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। लाइन मैनेजर्स बिल्कुल सबसे नीचे वाले मैनेजर्स जो सुपरवाइजर लेवल के होते हैं वो वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और वर्कर्स को ट्रेन करते हैं। तो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ये है कि आप वर्कर्स के साथ डील करें। ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं, ये सुपरवाइजर भी कहलाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि उन लोगों के साथ ही होते हैं और उनमें से ही थोड़ा सा ग्रो करके मैनेजर बन गए होते हैं। तो बहुत सारे सुपरवाइजर जो कि काम करना जानते भी हैं और काम करवाना भी आता है उन्हें। तो ये नॉर्मली थोड़ा सा सीनियर वर्कर होता है जिसको आप एक लेवल अपग्रेड कर देते हैं। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज मैनेजमेंट की होती है। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारी स्किल्स का तस्करा आता है कि मैनेजमेंट के लिए आपको स्किल्स चाहिए, मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत सारी सलाहियतें चाहिए, बहुत सारी फीचर्स आपके अंदर होने चाहिए। एक अच्छे मैनेजर को आज के दौर में बड़े सारे काम करने पड़ते हैं। पुराने ज़माने में मैनेजमेंट वाज ऑल अबाउट कि ठीक है जी आपने नीचे वाले लोगों से काम करवा लिया, कहानी ख़त्म। आज के दौर के मैनेजर्स को बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। हम आगे जाके मिट्सबर्ग को पढ़ेंगे। मिट्सबर्ग ने कहा है कि आज के दौर का मैनेजर तो एक लीडर से भी बहुत ऊपर की चीज़ बना हुआ होता है। मैनेजर जो है वो हर एस्पेक्ट को देख रहा होता है और एक वक्त में 10-10 डायमेंशंस पे काम कर रहा होता है। तो इसी तरह से एक अच्छी मैनेजमेंट के लिए आपकी पर्सनैलिटी में मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। ये चैप्टर हमें सिखाने की कोशिश करेगा कि अच्छे मैनेजर्स में क्या क्या स्किल्स होती हैं और वो चीज़ों को किस तरह से लेके चलते हैं। तो एक एक करके स्किल्स पे बात करते हैं। कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो हमने ऑलरेडी देख ली हुई हैं, कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिनके ऊपर जेनेरिक डिस्कशन होने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन हमेशा बड़ी ज़रूरी है। आपको पता है अगर बंदे की कम्युनिकेशन अच्छी हो तो चाहे वो अच्छा परफॉर्म करे या ना करे, कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई कर रहा होता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देता है। तो फॉर अ गुड मैनेजर आपको एक बड़ी अच्छी स्किल चाहिए, दैट इज़ कम्युनिकेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कम्युनिकेशन होती है तो वहाँ अलग अलग लेवल्स होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ये कम्युनिकेशन वर्टिकल भी हो सकती है, ये कम्युनिकेशन डायगोनल भी हो सकती है। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का मैनेजर और मार्केटिंग का मैनेजर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये एक्स एक्सेस पे कम्युनिकेशन हो रही है, तो मैं इसको कहूँगा ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। अगर मैनेजमेंट और नीचे वालों से बात कर रहे हैं, मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है सेम डिपार्टमेंट में, तो मैं कहूँगा ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। चूंकि मैं मैनेजर की बात कर रहा हूँ तो मैं ऊपर से नीचे की कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ वर्टिकल। फिर एक इसमें मिक्स कॉन्सेप्ट आता है डायगोनल। डायगोनल का मतलब है जिसमें एक टेढ़ी लाइन बनती है। आप देखिए वर्टिकल में सेम डिपार्टमेंट में सीनियर जूनियर से बात कर रहा था, हॉरिजॉन्टल में सेम रैंक के 2 बंदे 2 अलग अलग डिपार्टमेंट के आपस में बात कर रहे थे। तो डायगोनल में रैंक भी चेंज हो जाएगा, डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाएगा। एक सीनियर रैंक का बंदा एक जूनियर रैंक के बंदे से एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में बात कर रहा होगा तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन बन जाएगी। तो मैनेजमेंट के तमाम एस्पेक्ट्स में ये ज़रूरी है कि आपको अच्छी कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए हर चेन में, कि अपने पीयर से कैसे बात करनी है, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से कैसे बात करनी है, दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर्स या जूनियर से कैसे बात करनी है, अपने डिपार्टमेंट के जूनियर्स वगैरह से किस तरह से बात करनी है। बाकी इससे पहले कि किताब जज्बाती होती उन्हें एकदम से याद आया तो उन्होंने कहा भाई ये वाली बातें आपने बीसी में सारी पढ़ी हुई हैं तो तसल्ली से वही वाली बातें जहन में रखनी है। हम आगे चलते हैं। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। पुराने ज़माने में इनोवेशन क्रिएटिविटी ये काम अलग से क्रिएटिव माइंड्स का होता था, बट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स इतने एडवांस हो गए हैं कि आज के दौर के मैनेजर्स को इनोवेशन और क्रिएटिविटी अपने काम में लेके आनी पड़ती है। हर दिन एक नया चैलेंज होता है, हर दिन कोई नई चीज़ होती है। जैसे हमने रोनर हेफ्ट्स का देखा था कि अडॉप्टिव लीडरशिप में आपको हर वक्त होशियार रहना है, हर वक्त देखना है कि क्या क्या खतरे आ सकते हैं, हर वक्त देखना है कि क्या क्या नई चेंजेस आ रही हैं और हर वक्त हर तरफ ध्यान रखना है। तो ऐसे में यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी क्रिएटिव। आपको हर वक्त नित नई आने वाली चेंजेस का ख्याल रखना है, अपने बिजनेस में इनोवेशन लेके आना है, अपने टाइप ऑफ सर्विस में, अपनी प्रोडक्ट्स में, अपनी कम्युनिकेशन में इनोवेटिव होना है। तो आज के दौर के मैनेजर व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते हैं, आज के दौर के मैनेजर्स ऐप्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ और ट्रैकिंग डिवाइसेज यूज़ करते हैं जिससे चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी इज़ नए आइडियाज़ पे काम करें, नई प्रोडक्ट्स पे काम करें, नई सर्विसेज पे काम करें, मुख्तलिफ जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं उनको उजागर करें, रिस्क लें, लोगों को इनकरेज करें जो अच्छी सोच रखते हैं और पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट को हवा दें ताकि ऑर्गेनाइजेशन में नए से नए आइडियाज़ जनरेट हों। इससे एक स्टेप आगे जाएं तो किताब हमें लीडरशिप की स्किल बताने की कोशिश करती है, लेकिन मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। स्ट्रेस, नेगोशिएशन, लीडरशिप, ये तीनों का यहाँ तस्करा किताब में मौजूद है, बट चूंकि हमने इनको रेलेवेंट जगह पे तसल्ली से पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ अब लीडरशिप के ऊपर हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये तो मैनेजमेंट का एस्पेक्ट नेगोशिएशन भी है, स्ट्रेस भी है, लीडरशिप भी है। अब आप पूछेंगे जी लीडर बड़ा होता है या मैनेजर?
जब चैप्टर 8 में होंगे तो हमने कहना है कि मैनेजर एक हल्के लेवल की चीज़ है और लीडर एक सुपरलेटिव चीज़ है, क्योंकि उस चैप्टर का नाम है लीडरशिप, इस चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट। जब इस चैप्टर में आएंगे तो हम कहेंगे मैनेजमेंट इतना वास्ट कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर वन ऑफ द स्किल लीडरशिप भी है। तो इसलिए जिस चैप्टर में उस चैप्टर को बुलंदो बरतर मानना है और दूसरे को बेचारे को घटा देना है। टेक्निकली लीडर मैनेजर से ऊपर होता है, बट ये चैप्टर मैनेजमेंट को इतना ब्रॉड वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अच्छी लीडरशिप को भी वो सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट की स्किल काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगेन लीडरशिप, स्ट्रेस और नेगोशिएशन चैप्टर 1 में यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये रेलिवेंट जगह पे ज़्यादा डिटेल में बात हो चुकी हुई है। मेंटोरिंग वर्सेस कोचिंग, ये अब एक फिनोमेना है, मैनेजर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है। मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है जी, ज़रा थोड़ा नेचुरल हो जाएगा, आखिरी दिन है तकलीफ का जी। तो मेंटोरिंग वर्सेस कोचिंग, दो कॉन्सेप्ट जिनको आपस में कई दफ़ा कंफ्यूज किया जाता है। मैनेजर्स नॉर्मली कोच होते हैं। कोच का मतलब है समवन जो आपको सिखा रहा है, समवन जो आपको बता रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। कोच आपका टीचर सॉर्ट ऑफ है, आपका गाइडेंस प्रोवाइडर सॉर्ट ऑफ है। कोच इज समवन जो आपको सिखा रहा है वो स्किल जो आप करने के लिए बैठे हुए हैं। मेंटोर इससे बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है। मेंटोर इज समवन जो आपको सिर्फ उस चीज़ के बारे में नहीं बता रहा, आपको लाइफ के बारे में बता रहा है, आपको मुख्तलिफ और चीज़ों के बारे में बता रहा है, आपको ट्रेन कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहा है। कोच इज लाइक दैट टीचर जिसके पास आप जाके कहते हैं सर बीएम का ये टॉपिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बीएम का टीचर, वो आपको कहता है बेटा ये टॉपिक कैसे है, सर बीएम के टेस्ट कैसे करने हैं, बीएम में बेटा बीएम को ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये हो गया कोच। मेंटोर इज समवन जिसके पास आप जाके कहें सर आपसे बीएम पढ़ी थी ज़बरदस्त, मुझे गाइड करें, मुझे फर्म कौन सी में जाना चाहिए, मुझे गाइड करें मैं अपनी स्टडी को कैसे प्लान करूं। बीएम तो मैंने पास कर ली, लेकिन मेरे से अकाउंटिंग पढ़ते हुए प्रॉब्लम आती है, आप उसमें भी अगर मुझे कोई मोटा मोटा टोटका बता दें। अच्छा, मैं फर्म में जाऊं या इंडस्ट्री में जाऊं, मैं ये काम करूं या वो काम करूं, मैं लाइफ में इस तरह से प्रॉब्लम में फंस गया हूं, या आर्टिकल्स में किसी इशू में हो और वो फौरन से उस टीचर के पास जाए और कहे सर आप गाइड करें, आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर पता है। इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट उस टीचर को खाली टीचर के तौर पर नहीं ले रहा, वो टीचर से बहुत स्टेप ऊपर लेके है। वो उसको एक अच्छे कंसल्टेंट के तौर पे देख रहा है, एक अच्छे गाइड के तौर पे देख रहा है, जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे बात नहीं करेगा, जो ओवरऑल लाइफ पे बात करेगा। तो कोच एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है और मेंटोर काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो मेंटोर इज समवन जिसके पास आप जाते हैं, आप अपने एरिया रिलेटेड के अलावा बाकी इश्यूज़ को भी डील करते हैं। तो ऐसे में आज के दौर के मैनेजर्स सिर्फ कोच नहीं है, उनको मेंटोरिंग की स्किल भी सीखनी है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ स्ट्रेस में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, बदलता दौर है, हर तरफ फ्रस्ट्रेशन है, आवाजारी है, उलझने हैं, डायनेमिकली चेंज हो रही हैं चीज़ें। तो हर वक्त सिर्फ कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोचिंग का मतलब है अगर आप एक मैनेजर जो कि प्रोडक्शन का है उसके पास जाके उससे प्रोडक्शन से रिलेटेड गाइडेंस ले तो वो कोचिंग होगी। लेकिन अगर उसके पास जाके आप कहें कि मुझे मार्केटिंग में भेज रहे हैं, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दें कि मार्केटिंग में क्या करना होता है, या कई दफ़ा कुछ पुराने जूनियर्स अपने पुराने बॉसेस के पास आते हैं या उनसे घर में जाके मिलते हैं या बाहर मिलते हैं और उनसे कहते हैं सर गाइड कर दें, मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कई दफ़ा उस मैनेजर और उस एम्प्लॉय का इतना प्यारा रिलेशन बन गया होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कैद से भी आज़ाद हो जाता है। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मेंटोरिंग। तो अगर एक टीचर मेंटोर है तो इसका मतलब है ज़रूरी नहीं कि वो अपने कॉलेज या अपनी क्लास के बच्चे को आंसर करे, कहीं से भी कोई भी बच्चा अगर उससे पूछेगा, अगर उसके पास टाइम है तो उसको ज़रूर बताएगा। मेंटोर ज़्यादातर कोई ना कोई सीनियर टीचर होता है, कोई ना कोई पुराना टीचर होता है, फैमिली में कोई बड़ा होता है, या कोई अच्छा दोस्त होता है जिससे आप बड़े मुतासिर होते हैं, और कई दफ़ा आपका अपना बड़ा भाई भी मेंटोर के तौर पे काम करता है। तो ऐसे में जिससे मेंटोरशिप ले रहे हो फिर उस पर यकीन करना भी ज़रूरी है। ये तो हो गया सबऑर्डिनेट के लिए, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो मैनेजमेंट है। तो अब यहाँ हमें देखना है कि मैनेजर को अपने अंदर क्या फीचर्स रखने हैं। टू बी अ कोच, अगर एक मैनेजर कोच के तौर पे है तो उसको चीज़ पे ग्रिप होनी चाहिए, उसको अपने टास्क पे ग्रिप होनी चाहिए, उसको सारा कुछ पता हो कि चीज़ें किस तरह से हैं, उसको सिखाना आता हो, उसको ट्रेन करना आता हो। बट इफ़ यू आर बिहेविंग लाइक अ मेंटोर तो फिर उस मैनेजर के अंदर कुछ और स्किल्स होनी चाहिए, उसमें करिश्मा होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके पास कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं जो वो बयान करे, कहीं ना कहीं उसमें ट्रस्ट वर्दीनेस का एलिमेंट होना चाहिए। फिर उसको अपने मेंटी का भी पता हो कि जो उससे आके मशवरा ले रहा है उसके लाइफ की इवेंट क्या है। अब एक बच्चा आके कहे सर मैं 3 पेपर उठाऊँ या 2, तो इस सवाल का एब्सोल्यूट जवाब नहीं है। मैं पूछूंगा भाई आपने इससे पहले क्या किया है, कितने पेपर दिए थे, आपकी हिस्ट्री क्या है,
आप कितनी अटेम्प्ट्स दे चुके हो, ताकि पता लगे कि बच्चे का कैलिबर क्या है, बच्चे का पैटर्न क्या है, बच्चे की फैमिली हिस्ट्री। कई दफ़ा बच्चा तो अच्छा है लेकिन फैमिली में वो उसको टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, क्योंकि उसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अपने मेंटी को समझना, उसकी नीड्स को समझना, सिचुएशन को समझना, उसके हिसाब से एक अच्छी एडवाइस देना, और सिर्फ एडवाइस नहीं देना, फिर मेंटोर को अपने कनेक्शन भी बड़े अच्छे चाहिए कि बच्चे से कहा कि हाँ ठीक है ये चीज़ ऐसे कर लो, अच्छा फलाना साहब से जाके मिलना है, मेरा बताओगे तो वो रिगार्ड करेंगे। तो फिर अब आपको नेटवर्किंग के ऊपर भी काम करना है, आपने जहाँ जहाँ जिस डायमेंशन में गाइडेंस देनी है तो आपकी सबके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, आपने सबके बारे में पता हो। तो अब अगेन रिलेशनशिप को मेंटेन करना, अपने मेंटी को एनकरेज करना, नर्चर करना, उसको डेवलप करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बात करना, मेंटी की नीड्स को समझना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कोचिंग एक बड़ा लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है और शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट है, जबकि मेंटोरिंग लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट है। तो आज के दौर के मैनेजर्स को ये दोनों स्किल्स चाहिए, ना सिर्फ कोचिंग चाहिए बल्कि वो मेंटोर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। कहानी को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर एक अहम स्किल होती है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, कि आप इन्फॉर्मेशन गैदर किस तरह से कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कैसे कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बहुत सारी जगह आपने एनालिसिस करने होते हैं, बजटिंग करनी होती है, फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है, प्रोडक्ट्स पे काम करना होता है, सर्विसेज पे काम करना होता है। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हमारे पास क्या चल रहा है, हमारी सेल्स क्या हैं, दुश्मनों की सेल्स क्या है, कंपेटिटर कहाँ पहुँचा है, मार्केट कहाँ पर खड़ी हुई है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, हम किस तरफ काम कर रहे हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है, हम कैपेसिटी पे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ऐसे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के कुछ सोर्सेज तो इदारे में ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट मुख्तलिफ डाटा इकट्ठा कर करके मैनेजर्स तक प्रोवाइड कर रहा होता है। चैप्टर 11 में आपने देखा होगा कि टीपीएस वगैरह से डाटा इनपुट होता है और फिर मुख्तलिफ तरीके से मैनेजर्स तक पहुँच रहा होता है, डीएसएस की फॉर्म में, ईआईएस की फॉर्म में। तो वो तो पहुँचेगा। एक मैनेजर को अपने अंदर क्या स्किल डेवलप करनी है, अच्छी लिसनिंग की स्किल, उसमें एक्टिव लिसनिंग का फीचर होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन गैदर करे, फीडबैक ले सके, प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सके, स्टेक होल्डर्स को समझ सके। अच्छी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, इर्द गिर्द प्रोसेस देखे, प्रोसेस की वीकनेसेस देखे कि कहाँ कहाँ किस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत बेहतर होनी चाहिए। देन इंटरव्यू, जिसमें वो 1-to-1 डिस्कशन करता है मुख्तलिफ लोगों से, जॉब कैंडिडेट से बात करनी होती है, आपको स्टाफ से बात करनी होती है, कभी कभी कस्टमर से बात करनी होती है, कभी सप्लायर से बात करनी होती है। तो जब भी आपने डिस्कशन करनी है, यू मस्ट नो कि आपने जब डिस्कशन करके इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कैसे लेनी है। यहाँ पे उन्होंने कुछ की स्टेप्स बताए हैं इंटरव्यू के, और ये की स्टेप्स आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नेगोशिएशन के स्टेजेस याद है तो समहाउ आप वो वाली बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। देन कई दफ़ा क्वेश्चन से डाटा लिया जा रहा होता है। बहुत सारे लोगों से अगर डाटा लेना है तो क्वेश्चन डेवलप करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को देते हैं, लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे फीडबैक फॉर्म वगैरह होता है, कॉलेज में टीचर पढ़ाता है और उसके बाद कॉलेज वाले जानना चाहते हैं कि टीचर अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ा रहा, बच्चों को क्वेश्चनर देते हैं, बच्चे उसको फिल करते हैं, उसमें स्टैंडर्ड सवाल होते हैं, स्टैंडर्ड रैंक्स होते हैं। एंड पे उन क्वेश्चनर को सम किया जाता है, उसकी एक समरी बना के पेश की जाती है, तो पता लग जाता है कि हाँ भाई इस टीचर से कितने % लोग सेटिस्फाइड है, ये टीचर कितने % तक अपने कोर्स की कवरेज को लेके चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसमें होती हैं। क्वेश्चनर का फ़ायदा ये है कि वो एक दफ़ा बन गए, हर दफ़ा यूज़ हो सकते हैं, दोबारा से जब भी वो वाली अप्रेजल आएगी। राइटिंग में होंगे तो 22 ख़त्म हो जाएगा। वही बात है कि अगर आप इंटरव्यू में एक बंदे के सामने बैठे हैं और आपको बंदा अच्छा नहीं लगता तो शायद आप उसकी बात भी ना सुन रहे हो, लेकिन कागज़ पे जब आपके सामने 50 रिस्पॉन्सेज होंगे तो थोड़ा 22 कम हो जाएगा कि आप उन रिस्पॉन्सेज को देख रहे होंगे, ना कि उन शख्सियत की बात कर रहे होंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मिल जाता है, लेकिन लिमिटेशन ये है कि फिर क्वेश्चन पे लोग स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स भी देते हैं। सारे बच्चे जो है वो मतलब कई दफ़ा बच्चों को फीडबैक फॉर्म मिलता है और बच्चे फ़ौरन से टिक 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 करते चले जाते हैं। तो हमारे एक टीचर ने हमें एक दफ़ा बताया था कि वो एक बच्चे ने कहा सर, वो एक बच्चा था पठान, उसने कहा सर आपका फीडबैक फॉर्म आया था, मैंने सारे वेरी गुड पे टिक कर दिए। तो उसने कहा अच्छा पढ़ा था? तो कहा सर वो सबसे सीधे हाथ पे वेरी गुड ही होता है ना, मैं सारे वेरी गुड कर दिए। तो पता ही लगा कि वो फीडबैक फॉर्म उल्टा था, कि जिसमें लेफ़्ट पे सबसे अच्छा और राइट पे सबसे बुरा वाला था। तो वो भाई साहब ने अपने टीचर की मोहब्बत में आंखें बंद करके टिक 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 लगा दिए, जिससे उस टीचर को बहुत ही बुरा डिक्लेयर कर दिया। ये प्रॉब्लम है क्वेश्चनर्स का। लोग कई दफ़ा उसको पढ़ते नहीं है, कई दफ़ा इंटरप्रेट नहीं करते, कई दफ़ा उसको इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी काउंट नहीं करते, बस टिक मारे, सर से उतारा और चलो जी साइड पे हुए। तो अगेन इफ़ यू आर मैनेजर, आपको इन सारी स्किल्स को देखना है, समझना है, सोचना है और उसके मुताबिक इंटरप्रेट करना है। तो ये तो हो गया हमारा मुख्तलिफ स्किल्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्किल जो हमारे लिए आती है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की स्किल सिर्फ मैनेजर्स के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी ज़रूरी है।
टाइम मैनेजमेंट समझने से पहले हमें ये जानना है ज़रूरी है कि टाइम को किल करने वाली चीज़ें कौन सी हैं, वो कौन सी चीज़ें जो हमारी टाइम मैनेजमेंट फारिग करती हैं। तो ये टॉप 5 चीज़ों की लिस्ट है जो कि हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, कई दफ़ा हम सिर्फ सोचते रहते हैं, अमल नहीं करते, सोचों में गुम रहते हैं, बैठे हुए दीवार को घूर रहे हैं, 1.5-2 घंटे तक यही सोच रहे हैं कि वो चैप्टर जो आधे घंटे में ख़त्म होना है कैसे करना है मैंने, और हम बस गोल 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 दिमाग घुमा रहे हैं। कई दफ़ा हम चीज़ों को टाल मटोल कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि एक्चुअल में काम करने के बजाय सोचते रह जाना, ये चीज़ अच्छा खासा टाइम वेस्ट करती है। ख़ासतौर पे सुबह जब बच्चा उठता है और उठने के बाद जब वो सोचता है कि देखो मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, इतना सुबह सुबह उठ गया हूँ, इस वक्त तो सारी दुनिया सो रही है, मैं पढ़ने के लिए उठा हूँ। ये सोचते सोचते 15 मिनट गुजर जाते हैं। फिर जाहिर है लिहाफ ओढ़ा हुआ होता है, कंबल में होता है, ठंड लग रही होती है, फिर सोच रहा होता है देखो इस टाइम पे मेरे जैसे अजीम लोग कितने कम होंगे जो लिहाफ छोड़ के पढ़ने के बारे में सोच रहे होंगे। 15 मिनट मज़ीद गुजर जाते हैं। फिर सोचता है सीए में ना आता तो शायद मैं भी इस वक्त सो रहा होता, लेकिन चूंकि मुझे कुछ अजीम काम करने हैं तो इसलिए जो है वो मुझे सुबह सुबह उठना था और मैंने बिस्तर से निकल के पढ़ाई करनी है। मज़ीद आधा घंटा गुजर चुका होता है। अब ये सोच ही रहा होता है, फिर सोचता है चलो एक दफ़ा बिस्तर में तो हूँ, पूरे दिन का प्लान बनाता हूँ, आज कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट वो करना है। तो पता ये लगता है कि ये बातें सोचते सोचते ही उसको दोबारा से नींद आ जाती है और 2.5 घंटे बाद उठता है तो पता लगता है कि वो सारी दुनिया के बाद उठा है सो के। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन तबाह कर देती है। आप टाल मटोल करते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं और एक्चुअल में काम नहीं करते। देन इनइफेक्टिव डेलीगेशन, कई दफ़ा आपको एक काम मिला, आपने करना था, आपने उसको गलत बंदे के हवाले कर दिया। आपने सोचा मेरे ऊपर लोड ज़्यादा है, चलो मैं उसको दे देता हूँ, मैं बाकी काम करता हूँ। मज़े की बात यह है कि जिसको डेलीगेट किया उसने ज़्यादा बुरे तरीके से किया। ये ऐसे ही है जैसे मैं हमेशा सोचता होता था कि जब मेरी बच्ची थोड़ी बड़ी होगी तो मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मैं लेटे लेटे उसे कहूँगा बेटी पानी ला दो तो वो जाके ला देगी। तो एक रिमोट कंट्रोल आपके पास है कि जी आपने उसे कह दिया। भाई बीवी को बंदा कितनी दफ़ा कह दे, इज़्ज़त भी तो बचा के रखनी है ना। मतलब ऐसा तो नहीं ना 2-3 दफ़ा कह दे तो उसके बाद फिर इनकार हो गया तो क्या होगा। चलो बच्ची तो छोटी है, चलो कंट्रोल में आ जाएगी। अब मैं एक दफ़ा बैठ के काम कर रहा था और बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि काम बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा है। बच्ची मुझे नज़र आई, मैंने उसे कहा बेटा मुझे पानी ला दो। वो गई, फिर वापस आके किस तरह के गिलास में, मैंने कहा जी वो इस तरह के गिलास में। वो गई दोबारा, फिर वापस आई, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ चले। मैंने कहा क्या? नहीं बस मेरे साथ चले, साथ गिलास ऊपर रखे हुए मुझे उतार के दें ताकि मैं आपको पानी ले जाके कमरे में दूँ। तो गलत डेलीगेशन कर दी ना, मतलब दैट वाज रॉन्ग पर्सन जिसको डेलीगेट किया। अब डेलीगेट करने से टाइम बचाने के बजाय ज़्यादा बढ़ गया। तो कभी कभी हम काम को डिवाइड गलत बंदे के हवाले कर देते हैं या उसको एलोकेट उस बंदे को कर देते हैं जो खुद भी काम नहीं करता और हमारा टाइम भी वेस्ट कर देता है। इनइफेक्टिव डेलीगेशन। देन कई दफ़ा आप पेपर वर्क को मिसमैनेज कर देते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक टाइम तो बर्बाद हो जाता है। एक स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट शुरू करता है, वो कहता है अरे सर ने एक बात की थी, मैंने बड़े प्यारे नोट्स बनाए थे। टॉपिक है 20 मिनट का, अगर वो नोट्स मिल गए ना तो 5 मिनट में हो जाएगा टॉपिक। वो नोट्स ढूंढने में 25 मिनट लग जाते हैं क्योंकि उसने तो कभी अरेंज करके रखा ही नहीं होता उन नोट्स को। तो कई दफ़ा आपका बहुत सारा टाइम पेपर वर्क, मिसमैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में निकल जाता है। देन कई दफ़ा आप अननेसेसरी मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं। कई दफ़ा बिला वजह ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा टाइम इसलिए वेस्ट हो जाता है कि हर वक्त मीटिंग 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 खेल रहे हैं और उनमें से बहुत सारी मीटिंग्स का आउटपुट भी नहीं निकलता। स्टूडेंट के लिए हर वक्त वो इतनी सारी मुलाकातें कर रहा होता है, इतने दोस्तों से मिल रहा होता है, इतनी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है जिसमें से पढ़ाई को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज़ बड़ी कम होती हैं, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर प्रायोरिटी सेट नहीं करता कि मेरे लिए पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या दोस्तों के साथ बाहर जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वो चीज़ जो पढ़ाई को रिप्लेस कर सकती है स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट लगना शुरू हो जाती है। अच्छी टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। चूँकि बीएम हमें लाइफ के बारे में सिखा रहा है तो अब चूँकि मुझे मौका मिला है तो मैं ज़रूर इस पर बात करूँगा कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द स्किल जिसके ऊपर हमें अच्छा काम करना चाहिए। तो ऐसे में एक बड़ी प्यारी डायग्राम है, अगर कभी आपको बाद में भी मौका मिले इन लेक्चर्स को डाउनलोड करके और इस तस्वीर को ज़रूर गौर से देखिएगा। तकरीबन हर तरह के मसले इसमें सॉल्व हो रहे हैं। इसमें हर तरह की चीज़ कि आपने टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, आपने क्लटर्स को फारिग करना है, अपनी स्पेस बेहतर करनी है, आपने एडिक्शंस वगैरह से अपने आप को बचाना है, ईमेल्स वगैरह को मैनेज करना है, कुछ हैबिट्स डेवलप करनी है, काम किस तरह से करना है। तो बहुत मज़े की एडवाइसेस हैं। सोशल मीडिया से कई दफ़ा आपको दूर रहना होता है, कई दफ़ा आपने जो है कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से अपने टाइम को बचाना होता है, कभी कभी अपने लिए टाइम निकालना होता है, कभी कभी अपनी जगह को अरेंज करना ज़रूरी होता है, अपने कागज़ों को, अपने प्लान को। एक स्टूडेंट जो एक दिन निकाल के अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी किताबों को एक दफ़ा अरेंज करके सारी चीज़ें सेट कर दे, उसका डेली का टाइम बच जाएगा।
जो पढ़ाई करते वक्त सोशल मीडिया से दूर रहेगा उसका बहुत टाइम बच जाएगा। जो टाइम एलोकेट कर देगा कि ये 2 घंटे मेरे सोशल मीडिया के और ये मेरे आवर्स पढ़ाई के, मसला ये है कि पढ़ाई के टाइम पे सोशल मीडिया होता है तो ना पढ़ाई सही होती ना सोशल मीडिया। अगर आप पढ़ाई प्रॉपर करें मोबाइल साइड पे रख के तो फिर सोशल मीडिया के लिए भी प्रॉपर टाइम मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे होते हुए पढ़ाई का खौफ होता है, मेरी पढ़ाई सही नहीं हो रही, और पढ़ाई करते हुए पता नहीं लाइक कितने हो गए होंगे, पता नहीं मेरी तस्वीर कहाँ कहाँ शेयर हुई होगी, पता नहीं कमेंट्स में अब क्या बात चल रही होगी, मिस हो गया तो कहीं गुनाह ना हो जाए मुझे। तो प्रॉब्लम ये है, आपने डिस्ट्रैक्शन से बचना है। तो किसी भी फेज़ में लाइफ के, आज से 15 साल बाद भी आप ये डायग्राम देखेंगे तो ये आपको हेल्प करेगी, ये आज भी हेल्प करेगी। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, आप मैनेजर बन जाएं तो भी आपको हेल्प करेगी। तो एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसमें तकरीबन हर तरह के आपके मसले हैं कि आपने इस एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन में अपने आप को कैसे बचा के रखना है। अब अगेन किताब से नहीं लिया हुआ, नेट से उठाया हुआ है, बट इसने तकरीबन हर मसला हल कर दिया है। आप इसमें देखेंगे तो आपको तकरीबन 40-45 के करीब ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो मिल के आपकी टाइम मैनेजमेंट को बहुत इंप्रूव कर देंगे। 24 घंटे आपके पास भी हैं और मेरे पास भी हैं और बिल गेट्स के पास भी हैं, बट आपकी आउटकम, मेरी आउटकम और बिल गेट की आउटकम में फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि वो अमीर आदमी है तो उसके पास 50 घंटे का दिन है, बट वो अपनी टाइम मैनेजमेंट अपने तरीके से कर रहा है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से। तो जो अपने टाइम को जितना अच्छा मैनेज कर लेगा वो उतना आगे जाता चला जाएगा। टाइम ने वहीं रहना है, हमने आगे डेवलप होना है। तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टास्क मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट होता है वो जब मेरे पास एक ऑप्शन हो कि मैं 1 घंटे को फैला के 1.5 घंटा बना सकूं। 1 घंटा तो 1 घंटा रहेगा, 24 घंटे 24 घंटे रहेंगे। तो वी डोंट हैव टू डू टाइम मैनेजमेंट, हमें करनी है टास्क मैनेजमेंट। हमने अपने टास्क को मैनेज करना है, प्रायोरिटाइज करना है, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। किताब हमें क्या गाइड कर रही है? किताब गाइड कर रही है कि आपने कुछ आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन से की टास्क हैं जो अर्जेंट हैं, कौन से ऐसे की टास्क हैं जो अर्जेंट नहीं हैं, कौन से ऐसे हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन हो जाने चाहिए, और कौन से ऐसे हैं जो ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है। 2 चीज़ों का हम मैट्रिक्स बनाते हैं, अर्जेंट क्या और इंपॉर्टेंट क्या है। जो चीज़ अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों है वो सबसे पहले होनी चाहिए। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा टाइम टेबल आपकी पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन शायद अर्जेंट नहीं है, तो हो सकता है आप उसको प्लान कर लें। जिस वक्त क्लासेस स्टार्ट होती हैं उस टाइम पे पेपर पास करना इंपॉर्टेंट होता है लेकिन इतना अर्जेंट नहीं होता। हाँ, उस वक्त जो अगले दिन टेस्ट आ रहा है वो अर्जेंट भी होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। तो अर्जेंट इंपॉर्टेंट पहले, इंपॉर्टेंट बट लेस अर्जेंट उसको आपने प्लान कर लेना होता है। अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा कुछ काम अचानक अर्जेंसी में आपके ऊपर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होते, हो सके तो उसको डेलीगेट करें, किसी और को फॉरवर्ड कर दें। और जो नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट है वो आपका लास्ट स्लैब होना चाहिए। अगेन, चूंकि वक्त में कम गुंजाइश है, कभी दोबारा मौका मिला तो इसके ऊपर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि यूट्यूब पे भी मुख्तलिफ सेशंस बना के रखे जाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे ट्रेनी स्टूडेंट्स का, इवन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी, कि टाइम, और ये सोशल मीडिया के दौर में टाइम बड़े मज़े से खेल हो जाता है, मतलब तबाह हो जाता है, पता ही नहीं लगता। और 6 घंटे बाद हम जब उठते हैं उससे तो पता लगता है कि हमने कुछ भी अचीव नहीं किया होता, सिर्फ अपने आप को छोटी छोटी तसल्लियाँ दी होती हैं जिससे हमने स्ट्रेस बढ़ा लिया होता है। तो जब आप चैप्टर 6 में जाएंगे तो वहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी ऐसी डिस्कशन है। चैप्टर 6 की यूट्यूब पे वीडियोस जो पड़ी हुई हैं, जो मैंने आपको दिखाई थी, तो उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जब बात हुई है तो मैंने वहाँ पर भी काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की है। देन अपने आप से अपॉइंटमेंट करें, अपने आप को टाइम दें, चेक लिस्ट वगैरह यूज़ करें कि क्या काम करना है, किस तरह से करना है, क्या हिसाब किताब है। इंटरप्शंस को कंट्रोल करें, फ़ोन को डाइवर्ट पे लगा दें। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फ़ोन साइलेंट है, इतना साइलेंट है कि ये वाइब्रेट भी नहीं करेगा। अगर ये वाइब्रेट करे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बार बार ऐसे देखूंगा, मेरी तवज्जो आउट होगी, ना आपको पढ़ा सकूंगा ना कॉल ले सकूंगा सही से। तो ओके, अब मुझे डिफाइन करना है, इफ़ आई एम इन द क्लास, मेरी फैमिली को पता होना चाहिए मैं क्लास में हूँ, और अगर कुछ शदीद अर्जेंट काम होगा तो वो किसी ऐसे बंदे से रब्ता कर लेंगे जो मेरे आसपास होगा, उन्हें पता होगा कि ये मुझे फ़ौरन से बता सकता है। तो आपको डिफाइन करना है कि आपके सर्जरी आवर्स कौन से हैं, आपका ओपन डोर टाइम कौन सा है। कुछ ऐसे टाइम होते हैं जैसे डॉक्टर अगर सर्जरी कर रहा है तो वो फिर अपना फ़ोन भी बाहर रख देता है, और जो ओपन डोर टाइम होता है उसमें वो अपने क्लाइंट से भी मिल रहा होता है, फ़ोन्स भी ले रहा होता है। तो आपको डिफाइन करना होगा, ये मेरा ओपन डोर टाइम है, ये मेरा सर्जरी टाइम है। आपका हर वक्त ओपन डोर टाइम रहता है, कभी भी कोई भी आ जाए आप हमेशा उसको वेलकम कर रहे होते हैं। भाई बता दें ये मेरी पढ़ाई वाला टाइम है, इस दौरान मुझे तंग नहीं करना। और अगर आपके दोस्त आपको हर वक्त मैसेज कर रहे हैं और आपने उन्हें कहा कि मैंने इस टाइम पे पढ़ना है, और उस टाइम पे भी आपको मैसेज कर रहे हैं और मैसेज पे नाराज़ हो रहे हैं, तो छोड़ दें ऐसे दोस्तों को, ये दोस्त नहीं है। अगर कोई आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता लाइफ में या आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं समझता, बहुत सारे बच्चों से मैं कहता हूँ कि यार 2-3 घंटे के लिए फ़ोन बंद कर दिया करो, उन्हें कहा सर आपको नहीं पता, बड़ा मसला हो जाता है।
क्योंकि 2-3 घंटे तक अगर रिप्लाई ना करें तो दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, समझ तो रहे हैं आप। तो मैंने कहा जो इस बात पे आज नाराज़ हो रहा है ना, जो आपकी ज़िंदगी प्रेफरेंस नहीं समझ रहा, उसने आगे जाके तबाह कर देनी है ज़िंदगी आपकी। तो बेहतर है कि वो नाराज़ हो जाए जो आपके प्रेफरेंसेस को नहीं समझ रहा। तो अगेन मतलब अपनी प्रायोरिटीज़ आइडेंटिफाई करें। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो दोस्ती, लेकिन इतनी अर्जेंट नहीं है। लेकिन पेपर जो सर पे खड़ा हुआ है जो 2 दिन बाद है, ऑब्वियसली वो अर्जेंट है। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को डिफाइन करना है, देखना है। पता नहीं वो वीडियो वहाँ पे है या नहीं, मैंने रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी चैप्टर 6 की डिस्कशन में, शायद बाद में उसको सेंसर कर दिया और पब्लिकली, हाँ मेरे ख्याल में गायब कर दिया था, ठीक है सही है। तो वो चलें, कभी आप ज़रा फ्री हो तो फिर उसके ऊपर आप वो मतलब अगर ईमेल करेंगे तो मैं उसका आपको लिंक भेज दूंगा। तो उसमें छोटी छोटी सी और मैनेजमेंट वगैरह कि किस तरह से आपने चीज़ों को देखना है, सोचना है, और अपनी फील्ड में किस तरह से आपने अपने आप को अवॉइड करना है इन सारी डिस्ट्रैक्शन से। हम वापस आते हैं, क्लाइंट्स वगैरह के साथ कुलीग्स से रेगुलर मीटिंग करें, बड़ा मज़े का पॉइंट है। बजाय इसके कि हफ्ते में आप जिस दिन पढ़ने का एन मूड लेके बैठे हैं, अचानक से आपके दोस्तों ने आपके घर हल्ला बोल दिया चलो जी घूमने फिरने चलते हैं, इससे पहले कि वो आपको तंग करें, आप अपने फ्री टाइम में उनके पास चले जाएं। जब आप किसी दोस्त से हफ्ते में एक दफ़ा मिल चुके होंगे तो शायद वो दोबारा आपको तंग नहीं करेगा, और आप भी सेफ होकर खेलेंगे कि अब मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि हमारी मुलाकात हो गई है। तो मैनेजर्स जिनको अचानक से कोई भी क्लाइंट अप्रोच कर ले और वो फिर अपनी सारी चीज़ें छोड़ के क्लाइंट को सर्व करना पड़े, उनके लिए बेहतर है कि वो रेगुलरली अपने क्लाइंट से मिलते रहें, फ़ोन पे फॉलोअप लेते रहें, ताकि सारे लोग ऑर्गेनाइज रहें और अचानक से कोई इमरजेंसी आके ना पड़ जाए सर पे। हमने स्किल्स पे काफ़ी सारी बात कर ली, अब थोड़ा सा थ्योरीज की तरफ आते हैं। इस चैप्टर का ये मैप समझना बड़ा ज़रूरी है। बेसिकली चैप्टर 1 ने, मैनेजमेंट ने हमें मुख्तलिफ थ्योरीज बताई हैं, मुख्तलिफ एरा की मुख्तलिफ अप्रोच बताई है। अगर आपको एक ख़ास एरा की सोच समझ आ जाए तो आपके लिए थ्योरीज ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझ जाएंगे कि थ्योरीज किस तरह से चल रही हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा बिफोर क्लासिकल एरा। ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट का मतलब है सबसे पुराना दौर, राइट का मतलब है मोस्ट लेटेस्ट दौर। तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ टाइम लाइन में सफ़र करेंगे। तो इस टाइम लाइन को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, जो हमारी किताब ने भी किया। स्टूडेंट उसको देखता भी है लेकिन उसको उस तरह से मैप जहन में नहीं बना पाता। तो आपके सामने मैंने एक पूरा मैप बना दिया है बिफोर क्लासिकल एरा, यानी कि 1880 से पीछे पीछे कोई थ्योरीज नहीं होती थी मैनेजमेंट की, कोई सिस्टम नहीं होता था, किसी ने रिसर्च नहीं की होती थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट से इमीडिएट पीछे का एरा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं एफडब्ल्यू टेलर की जो पहली थ्योरी है, इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कह रहे होते हैं। एक मिनट में ज़रा, इस थ्योरी को हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट कह रहे होते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से पीछे पीछे, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें पहली दफ़ा लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च की कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है विच रिक्वायर्स द रिसर्च। चूँकि साइंस, मैथ, हर चीज़ में लोग रिसर्च करते हैं, बट मैनेजमेंट को लोग कहते थे ये तो खुद ही हो जाती है। बट टेलर वॉज द वेरी फर्स्ट वन जो इसमें रिसर्च लेके आया। उसने कहा नहीं, साइंस होती है, हर काम में साइंस होती है। तो टेलर से पीछे पीछे बिफोर 1880 अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज़ ये थे कि ठीक है जी, मजदूर होते हैं, काम करवाना होता है, एक सख्त सा बॉस होना चाहिए जो काम कराता जाए, काम होते चले जाते हैं, कोई साइंस नहीं चाहिए, कोई थ्योरी नहीं चाहिए, काम हो जाते हैं। और वाकई उस ज़माने के वॉल ऑफ चाइना, बड़े बड़े किले, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हैं, और उस वक्त कोई थ्योरीज भी नहीं होती थी। तो यस, ज़रूरी नहीं कि हमेशा थ्योरी से काम हो। हाँ, थ्योरीज आपको सिस्टमेटिक कर देती हैं, आपको फास्ट कर देती हैं, ज़्यादा एफिशिएंट बना देती हैं। तो पुराने ज़माने में लोगों के पास बहुत वक्त होता था, वो कर लेते थे सारी मैनेजमेंट। अब उनको रिसर्च की ज़रूरत है। तो अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज़ वर के ठीक है जी, बस लोग होंगे, काम करवाना होगा, काम हो जाएगा, टाइम बहुत होता है, रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते हैं। जैसे जैसे ज़माना आगे जा रहा है, टाइम भी शॉर्ट होता जा रहा है, रिसोर्सेज भी शॉर्ट होते जा रहे हैं। अब हमें ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा टेक्निकल प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ गई हुई है। तो अर्ली मैनेजमेंट आइडियाज़ या साइंटिफिक मैनेजमेंट से पीछे पीछे तक की थीम थोड़ी डिफरेंट थी। फिर आया क्लासिकल एरा। ये जो क्लासिकल एरा था, इसने बात की सिस्टम पे, इसने बात की रूल्स पे, इसने बात की कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स की। इस एरा ने बताया कि अगर हम काम को सही से मैनेज कर लें, सिस्टम पे, टास्क फोकस वाले लोग हैं ये सारे, सिस्टम पे, टास्क पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। काम में रिसर्च की जा सकती है। तो ऐसे में जो पहली थ्योरी है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाती है, और उसके बाद का ये सारा एरा जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एरा, जिसमें डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप हुए कि काम कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। टेलर ने एक ओवरऑल अप्रोच दी थी, और उसके बाद आगे वाले, मैं एक एक करके इन थ्योरीज पे भी बात करूंगा, लेकिन
इस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस मैप पे करनी है ताकि चैप्टर 1 का नक्शा आपके जहन में हो। इस मैप में सारी जो थ्योरीज हैं, उसके अलावा चैप्टर 1 में 2 और बातें हैं, मैनेजमेंट की स्किल्स और ऑपरेशनल रिसर्च। काफ़ी बड़ा टारगेट है आज का, कोशिश करेंगे अल्लाह हमें तौफीक दे के इसी लेवल ऑफ डिटेल के साथ हम इसको इंशाल्लाह ख़त्म कर सकें। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद आगे वाले इरा को हमने क्या कहा है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसी इरा के 2 हिस्से हम कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अदर देन साइंटिफिक मैनेजमेंट, और साइंटिफिक मैनेजमेंट वो जिसमें एक अप्रोच डेवलप की गई थी। इस इरा की सोच थी टास्क, काम की मैनेजमेंट। ये टास्क फोकस लोग थे, सिस्टम फोकस लोग थे, सिस्टम पे बात करते थे, टास्क पे बात करते थे। ज़माना थोड़ा सा जिद्दत की तरफ जाना शुरू हुआ तो टास्क में थोड़ा थोड़ा सा पीपल इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी आनी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी सी, 100% नहीं, थोड़ी थोड़ी सी। तो क्लासिकल एरा वाज अबाउट कि ये टास्क है, इसको लेके चलना है, इस तरह से करना है, ये प्लानिंग होनी चाहिए, ये रूल्स होने चाहिए, ये रेगुलेशंस होने चाहिए, इसके मुताबिक काम होगा। न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच यानी कि दरमियाना एरा जो कि क्लासिकल से मॉडर्न की तरफ सफ़र था, उस दौरान ये रियलाइज़ किया सबसे पहले एल्टन मेयो ने कि इंसानों की भी एक अपनी अहमियत है। आपने हमेशा सिस्टम की बात नहीं करनी, आपने इंसानों की बात भी करनी है। इंसानों को लेके चलेंगे तो मैग्रेगर ने भी उसके ऊपर बात की, विलियम ऑची ने भी उसके ऊपर बात की। तो इन सब लोगों ने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठे डिस्कस किया। और देन आ जाती है आज के दौर की मैनेजमेंट विच इज़ कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट, लेटेस्ट सिचुएशन के मुताबिक, आज के चैलेंजेस के मुताबिक किस तरह की मैनेजमेंट हमने करनी है। अब मेरे पास एक अच्छी खबर ये है कि थेरीज बेशक 11 हैं लेकिन 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं। हमने मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी पढ़ ली थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनिक और मैकेनिस्टिक के डिस्कशन के साथ। हम लोगों ने रोजमेरी स्टीवर्ट की वही वाली थ्योरी जो कि तकरीबन वैसी ही थी मैक्स वेबर वाली, वो भी हम लोगों ने देख ली थी। और इधर से हमने रोजाबेथ मॉस-कैंटर का वो जो हाथियों को डांस कराने वाला मामला था वो भी देख लिया था, वो भी तो आज के दौर का ही उसने इशू बताया था। तो टेक्निकली ये 3 हमने देख लिए हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। तो इसका मतलब है कि अब हम लोगों ने टेलर और बाकी कॉन्सेप्ट देखने हैं। टेलर के साथ मैं पहले राइट पे जाके टास्क वर्सेस पीपल अप्रोच को डिफाइन करूंगा, फिर आगे की थ्योरीज पे बात करेंगे और एंड पे ये जो फेयोल और ओरवे की थ्योरी पे आएंगे जो कि बड़ी बोर सी और जिसमें डायरेक्टली चंद पॉइंट्स है उसकी बात हो रही है। तो विदाउट फर्दर डिले थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अब चीज़ें किस तरह से होंगी। अब हमारे पास वक्त मज़ीद कम होता जा रहा है। प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैंने आपको कहा कि साइंटिफिक से पहले तक कोई स्टडी, कोई इस तरह से मामला नहीं होता था, बस चीज़ें चलती चली जाती थी, लोग कहते थे काम हो ही जाता है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो बिल्कुल ही अर्ली टाइम था उस वक्त तो कोई नहीं सोचता था, अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे जोर दिया जाने लगा कि नहीं भाई सोचो, देखो, प्लान करो, कुछ ना कुछ साइंस तो होती होगी, कुछ ना कुछ तो चीज़ें होती होंगी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ नज़र आई कि वो जो स्किल्ड पर्सन थे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कुछ यूनियन बनानी शुरू कर दी, अपने हकूक़ की बात करनी शुरू कर दी और सिस्टम की बात करनी शुरू कर दी कि भाई हमें बिल्कुल मजदूरों की तरह मत चलाओ, कोई सिस्टम, कोई पैटर्न, कोई तरीकाकार होना चाहिए काम का। इस चीज़ से जो एज मिला वो मिला साइंटिफिक मैनेजमेंट को। हमारे सिलेबस की सबसे मशहूर थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। सिलेबस की सेकंड मोस्ट फेमस थ्योरी इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैनेजमेंट में किसी ने इनकलाब लाया है तो वो FW टेलर है। जिस तरह से मोटिवेशन के अंदर इनकलाब ले आए मैस्लो, इसी तरह से मैनेजमेंट के अंदर इनकलाब FW टेलर लेके आया। FW टेलर ने ये बात समझाने की कोशिश की कि हर काम में साइंस होती है। होता क्या है कि लोग मुसलसल काम कर रहे होते हैं, सोचता ही कोई नहीं कि वो काम कैसे हो सकता है, वो काम कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक किताब ने हमारे एक्सपेरिमेंट शेयर किया कोल शॉवल करने का। उसने देखा कि एक जगह मुख्तलिफ लोग जो है वो कोल को शॉवल कर रहे हैं, कोल जो कोयला है उसको खोद खोद के फेंक रहे हैं। तो उसने हिसाब ये लगाया कि वहाँ पे छोटे बड़े हर तरह के लोगों के हाथ में एक ही जैसा कुदाल था और वो एक जितना ही कोल शॉवल कर रहे थे। लेकिन जाहिर है जो कमज़ोर बंदा उसकी स्पीड कम थी और जो तेज़ बंदा उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। तो उसने ये हिसाब लगाया कि अगर फ़र्ज़ करें स्टैंडर्ड लोग बराबर हों और एक बंदे के हाथ में छोटा नहीं बड़ा कोदाल हो तो वो ज़्यादा कोयला उठा सकता है। लेकिन जब बड़ा कोदाल होगा तो रफ्तार भी स्लो हो जाएगी और ताकत भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो बड़े वाले जो वो है शॉवल है उससे आप ज़्यादा चीज़ उठा लेंगे लेकिन रफ्तार थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो क्वांटिटी ज़्यादा लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ शिफ्टिंग दैट टू अदर प्लेस कम हो जाएगी। अच्छा, अगर छोटा वाला हो तो बड़ा तेज़ रफ्तार होगी कि जल्दी जल्दी खोदें और फेंकते चले जाएं, लेकिन कितना फेंकेंगे तादाद भी कम होगी।
तो ऐसे में मुख्तलिफ रिसर्चेस, मुख्तलिफ लोगों के बॉडी वेट और उसके हिसाब से उसने थोड़ा सा प्लान किया और एक आइडियल साइज ऑफ शॉवल आइडेंटिफाई किया कि ये शॉवल साइज अगर यूज़ किया जाएगा तो दिस इज़ द मोस्ट ऑप्टिमम शॉवल साइज जिससे आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम शिफ्ट कर लेंगे। और मज़े की बात है, वो लोग जो काम कर रहे थे उनके काम में 30-40% रिडक्शन हो गई, वो थके भी कम। मज़दूरों को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा ये तो बड़ा कमाल आदमी है, इसने तो बड़ा सोच के वो किया। इसकी एक और एग्जांपल भी है जो हमारी किताब ने कोट नहीं की। एक जगह पे टायर बनाने वाली कंपनी थी जो कि 2000 बंदे मिलके काम करते थे, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई पैटर्न नहीं था। इसने जब उनके काम